Hello, dear friends. Today I will discuss one question with you people. I have been noticing that you have been repeating same mistakes again and again. So I want to throw some light on that. कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है. How you supposed to write a good answer? The first thing is this mystery of good answer. कि भाई ये good answer होता क्या है? I don't want to complicate this particular thing. I just want to tell you in a very precise manner that answer which is simple and clearly express the main demand of the answer, that is going to be your good answer. उसके अंदर कितनी नॉलेज डाल रहे हो आप, कितनी डायमेंशन डाल रहे हो आप, those are some kind of decorative thing, but this is the essence for a good answer. अगर आपने पूरे पेपर के अंदर if you are maintaining the average of good answer, then it is good. You don't need to bring fancy words or different kind of quotes and all those things. No, not required. If you are addressing the main demand in a very simple manner, that your job is done, my dear friends. Provided in the body parts you use particular keywords which are part of political science, that is certain necessities. But again, what is essential for writing a good answer, that is make it simple as much as you can. Okay, and then address the main demand. Don't dilute it. Don't try to tell me how much you know. Tell me what has been asked from you. I'm repeating it. Don't tell me how much you know about this particular topic. I'm not concerned about it. You tell me what exactly have been asked from you. जो डिमांड है उसी को एड्रेस करो. दिस इज द नेसेसिटी ऑफ द क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस क्यों करने वाला हूं, बिकॉज आई एम फाइंडिंग अगेन एंड अगेन दैट यू पीपल आर हैविंग सम मिथ इन योर माइंड कि मैं कुछ अलग लिख दिया, कुछ अलग तरीके से मैंने कोई डायमेंशन डाल दी, कुछ कोड डाल दिया, तो दैट इज गोइंग टू गिव गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर. ये इस बच्चे ने तो कुछ अलग ही लिख दिया. Suppose one examiner is going to evaluate 200 आंसर कॉपीज, जिसमें आप भी एक इंसान हो. यू आर ऑल्सो राइटिंग दिस थिंग एंड यू आर थिंकिंग कि भाई मैं कुछ अलग डायमेंशन में डाल दी, कुछ अलग कर दिया, तो एग्जामिनर इज गोइंग टू गेट इम्प्रेस्ड. दिस इज यू आर हैविंग इन योर माइंड. उसी कल्चर चलते यू ट्राइंग टू एक्यूमुलेट डिफरेंट किसी के कोड, किसी का थ्योरी कहीं कहीं से लेके आके यू आर जस्ट पुटिंग इन टू योर आंसर. यहां पे एक छोटी सी बात है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इफ दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन मिसमैचेस विद द मेन डिमांड ऑफ द आंसर, वहीं पे आप सत्यानाश कर दोगे. यू आर गोइंग टू इरिटेट द एग्जामिनर. दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मस्ट स्ट्राइक टू द मेन डिमांड की धाएं. ये है मेन डिमांड एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू एड्रेस. तो पहले इस थोड़ा सा इसको डीकंस्ट्रक्ट करता हूं मैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि भाई मेन डिमांड यहाँ पे कैसे हमको आइडेंटिफाई करनी है. क्वेश्चन ये है, हाउ डज पार्लियामेंट डिटरमाइन एंड इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. व्हाट यू शुड बी नोइंग with respect to this question, how does parliament determine and influence the making of India's foreign policy? What are the mechanism it has for its this purpose? कौन कौन से mechanism है with parliament which can be used for determining and influencing the foreign policy? How effectively parliament uses these mechanism? है mechanism, but how effectively it has been using it. Then significance of parliament with respect to the foreign policy issues, limitations of parliament in foreign policy affairs and the parliamentary diplomacy. अब क्वेश्चन यहां पे पूछा गया कि हाउ डज पार्लियामेंट डिटरमाइन एंड इन्फ्लुएंस. ये एक डायमेंशन आपसे पूछ ली गई है, तो यहां पे मेन डिमांड सिर्फ यही है कि हाउ डज इट डू दैट, कैसे करती है.
इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया गया है, नाउ व्हेन यू हैव टू राइट योर आंसर, योर फोकस मस्ट बी ऑन एड्रेसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. ये बाकी चीज लिख सकते हो आप, बट द मेन डिमांड मस्ट बी एट लीस्ट 40 to 50% रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर. बाकी डायमेंशन आप लिख सकते हो. एंड दिस इज व्हाट वी सपोज टू अंडरस्टैंड इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि भाई उसकी मेन डिमांड क्या है और मेरे को फोकस वहीं पे करना है. सो द मेन डिमांड इज हाउ डज इट डू इट. अब यहां पे आप जब भी आंसर लिखोगे, इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन की मेन थीम क्या है. और अगर आपने मेन डिमांड को भी रिफ्लेक्ट करवा दिया अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, दैट इज वंडरफुल थिंग. सो इस बात को याद रखना, आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट में किस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे दीज आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग. सो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि फॉरेन पॉलिसी. हम फॉरेन पॉलिसी एज सच की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन कि पार्लियामेंट एज ए इंस्टीट्यूशन क्या रोल प्ले कर रहा है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के अंदर. नाउ यू आर राइटिंग अबाउट, यू आर गिविंग डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी. That is a very lame way of introducing this particular answer. This is I want to tell you. बहुत सारे लोगों ने फॉरेन पॉलिसी देखा तो you start writing the definition of foreign policy. You should not do that. So if you bring parliament and foreign policy dimension in your introduction part, चाहे वो आप कोई कोट लिखो, थिंकर लिखो, थ्योरी लिखो, it doesn't matter, but it must be reflected clearly. दूसरी बात, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. देयर मस्ट नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन योर एक्सप्रेशन व्हेन यू आर राइटिंग योर इंट्रोडक्शन. इट मस्ट गिव क्लियर आइडिया टू द एग्जामिनर कि भाई बच्चे को समझ में आ गया है व्हाट एग्जैक्टली आई बीन आस्किंग फ्रॉम द स्टूडेंट. आई गॉट दिस आइडिया. व्हेन आई एम रीडिंग दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन, आई एम नॉट गेटिंग इट व्हाट एग्जैक्टली दिस स्टूडेंट इज ट्राइंग टू कन्वे टू मी. फॉरेन पॉलिसी एज पर शिवशंकर, I'm hoping that it is Menon, but it looks like Nehru, is a Maximin strategy that is maximizing interest and minimizing risk. It is Parliament which plays a major role in this objective. Now, prima facie, student is thinking, okay, yes, I wrote a wonderful introduction. But it seems to me, it seems confusing. When you are reading this particular thing, I want to see that when foreign policy and parliament is interacting, that parliament is playing a significant role as an institution in foreign policy making, it must be reflected in that introduction part. Generic नहीं होना चाहिए, superficial नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए. दैट इज द मेन आइडिया. एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू फाइंड आउट, उसके पास में इंटरनेट नहीं है, वहां पे मोबाइल नहीं है, दैट गोइंग टू चेक आउट आई कैन डू दिस, आई हैव दिस लिबर्टी, आई कैन फाइंड आउट, बट इट डजंट मेक एनी सेंस. सो डोंट कंफ्यूज, गिव द क्लियर आइडिया. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत मेंशन करो, बट यू मस्ट रिफ्लेक्ट दैट प्रॉपर सिम्बोसिस होना चाहिए उनके बीच में. द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कुछ भी ऐसी इंडिकेशन नहीं देना दैट यू आर कंफ्यूजिंग द एग्जामिनर, यू आर नॉट हैविंग क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग आस्क्ड. दिस इज यू मस्ट अंडरस्टैंड. समटाइम यू फील दैट अरे मैंने बहुत अच्छा लिख दिया, आई हैव रिटन वंडरफुल, बट इट इज मिसकंसेप्शन. यूजिंग फैंसी लैंग्वेज, यूजिंग भारी भारी वर्ड्स, यूजिंग सम काइंड ऑफ थ्योरी without having proper linkage with the main demand, not impressive, not at all. Understand this thing. अब ये पता चल गया पार्लियामेंट कैसे डिटरमाइन करती, कैसे इन्फ्लुएंस करती, कौन कौन से उसके पास मैकेनिज्म है. डिस्कस करेगी, ये तो आपने भी लिखा है यहाँ पे. डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, स्क्रूटिनाइज करेंगी वो,
ठीक है, पब्लिक डिप्लोमेसी का भी पार्ट करते हैं, क्योंकि जो डिस्कशन आप डिबेट आप कर रहे हो वो पब्लिक ओपिनियन को इनहेंस इम्पैक्ट करने वाली है. दैट इज आल्सो हैपनिंग हियर. देन रेटिफिकेशन ऑफ सर्टेन कन्वेंशंस, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गई, टेररिज्म से रिलेटेड हो गई, और जेंडर जस्टिस से रिलेटेड हो गई, सच. सो 4-5 चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन की. क्रिटिकल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जो करंट में है, ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुआ था. 5 डायमेंशन आपने मेंशन की, वहाँ पे आपने एक एक एग्जाम्पल प्रॉपर दे दिया. योर जॉब इज डन. बट व्हेन यू आर राइटिंग दिस, बी वेरी क्लियर. यूज कीवर्ड्स, यू कैन डू दैट, बट उस एक्सप्रेशन को सिंपल रखो. Parliament represents the collective will of the people. Thus, it plays a major role in foreign policy because national interests are ultimately people interest. Why you are writing this? Directly come to this point. Will of the people, collective will में मत जाओ. यहाँ पे 10 मार्कर है, सीधा मुद्दे की बात पे आओ. यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन करना था, कर दिया. Debate and discussions determine government's stance on global issues. Recent debate on Parliament or PM visit to Israel and what consequences it will have for our relations with Arab state. Is this kind of debate going on in Parliament right now? So be careful when you are using such facts. Parliamentary Standing Committees on, I'm not able to read it. Affairs studies deeply India's diplomatic relations with the countries and what? Give me some example. Give me some example so that it makes your answer more specific. Examples. That is what examples do. I gave 4 marks in this answer. I could have given 5 and 5.5 if examples could have been added into this. और इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से होता तो 4 की जगह 5.5, 5.5 marks I could have given into this. So 1.5 marks being lost because of that only. Introduction was not effective and examples were not properly given, added. कोई कंक्लूजन और कोई वे फॉरवर्ड नहीं था. सो इमेजिन अगर आप हर एक आंसर के अंदर 1.5 मार्क्स लूज कर रहे हो, दिस इज व्हाट हैपेंस. दिस ब्रिंग ह्यूज गैप. आपने डायमेंशन ऐड नहीं की, लिमिटेशंस नहीं बताई आपने पार्लियामेंट की कि भाई लिमिटेशंस है, पार्टी पॉलिटिक्स है, कोलिशन गवर्नमेंट होती है. इवन इफ पार्लियामेंट वांट टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ चेंजेस, इट कैन नॉट डू. इट हैज इट्स ओन लिमिटेशन. देन वे फॉरवर्ड, दैट कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए. कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस डाल सकते हो आप यूरोपियन पार्लियामेंट में, कैसे दे डिबेट एंड दे ब्रिंग consensus on certain critical issues. So this is how you can write your answer. So the entire crux of this discussion is this कि भाई आपको main demand address करनी है 40 to 50%. उसके बाद में other dimension लिख सकते हो. Introduction 10% introduction लिख रहे हो आप. It should be very effective. It should be very clear, very simple. It must give this impression कि you have understood the main demand. You are not confused. And then you write your answer in a very simple manner. Keyword use कर सकते हो. I hope you understood what I want to convey. First, you understand, you read the questions, identify कि मेरे को क्या लिखना है और कैसे simple language में इसको मैं convey कर सकता हूँ. In a very simple language. If I have certain theory with me, if I have the clarity with respect to that theory, I am going to use that theory dimension. And I am not going to divert myself with the main demand. Main demand के पास ही रहूंगा मैं. Stay close to the main demand. This is what you're supposed to do. I hope this is going to help you.